हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस का इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल 2023 का पेपर 1। पेपर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो इसी के मोस्टली क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसमें मोस्टली पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मोस्टली हिंट ही दूंगा, कोई क्वेश्चन पूरा भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 मेंस इलेक्ट्रिकल पेपर 1 है ये। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है वो है कि हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है, नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, ए बी के अक्रॉस, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट और आरटीएच। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या कर सकते हैं, वीटीएच कैलकुलेट करना मुझे ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे करंट आई जा रहा है। ठीक है, अभी 10 एंगल ए है तो 10 जे हो गया ना, जे का एंगल हो गया √90। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं, मुझे ये वोल्टेज चाहिए ना, अगर ये रेफरेंस ग्राउंड है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे वी ए चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे, मैं पहले करंट ही निकालूं। देखो, जो 10 वोल्ट है, 10 माइनस इस नोड और इस नोड के बीच में डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, या मैं केवीएल लगा लेता हूँ। 10 = 4I। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे जो आई करंट है यहाँ डॉट में एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो J8 × I माइनस J5 × I। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको पूरा करोगे, 8 + 4 - 2 × 5 आ जाएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ। तो 8 + 4 14, 2J × I। ठीक है, प्लस 2I। तो जो मेरा I आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी, और प्लस फिर क्या है, 10J। ठीक है, I क्या आ जाएगा, 10 - 10J डिवाइडेड बाय 6 + 2J। ठीक है, ये मेरा I आ गया। अब अगर मुझे VA निकालना हो, VA किसके इक्वल आएगा, 10 - 4I और प्लस 8 - 5 J3 × I। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं I की वैल्यू पुट करूंगा, माइनस कॉमन अगर निकालूं, 4 - J3 × I। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे VA आ जाएगा, थेवेनिन वोल्टेज, VTH मान लो जो भी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे RTH निकालना पड़ेगा ना। RTH के लिए जो मैंने सोचा कि मैं इनको शॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसमें कुछ ध्यान में आ रहा, हो सकता है इससे और आसान तरीका हो कि यहाँ पे मैं करंट सोर्स लगा लेता हूँ 1 एम्पियर का। ठीक है, यहाँ पे करंट गया I1, यहाँ पे करंट गया I2। ठीक है, और 4 यहाँ पे J8, और I1 + I2 जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, और जो मेरे पास है, अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाता हूँ तो -4, आगे करते हैं चलो। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान तरीका होना चाहिए इससे। J8 J4। ठीक है, I1 I2। ठीक है, ये डॉट से बाहर निकल रहा है, ये भी डॉट से बाहर निकल रहा है, 4 और 2। ठीक है, तो अगर मैं केवीएल लगाऊं इस लूप में तो 4 - 4I1, और क्या आना चाहिए, -J8I1 -J5I2। ठीक है, और फिर आगे प्लस J4I2 +J5I1। ठीक है, +2I2 = 0। ठीक है, एक I1 + I2 क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें बेसिकली अगर RTH चाहिए तो मुझे यहाँ पे V चाहिए। तो जो V जो है वो किसके इक्वल है, J8I1 +J5I2 +4I1। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगी। यही हमारी क्या आ जाएगी, RTH के इक्वल, क्योंकि वो RTH इसके इक्वल आएगी, V/I। मैंने 1 कर रखा है। तो उसी से हम, अगर VTH RTH आ गया तो IN किसके इक्वल आ जाएगा, VTH/RTH। ठीक है, ये कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है थोड़ी कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे सवाल ठीक ठाक है।
अगला सवाल है लैपलेस का। देखो ये सवाल सिंपल है, इसमें क्या है, देखो पीरियोडिक वेवफॉर्म है, मतलब ये पॉजिटिव साइड है, ये ट्रायंगल है, ये रिपीट होती जा रही है, ठीक है। तो जैसे अगर एफ टी है, अगर सपोज करो, मोस्टली मिला था, आसानी सवाल है, कर दिया होगा मैक्सिमम लोगों ने, ए वन, अगर मैं इतना सा मानूं, अगर मान लो ये जी ऑफ टी है, तो जो मेरा एफ ऑफ टी है वो किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ टी के। और जी ऑफ टी को अगर मैं शिफ्ट, जी ऑफ टी ये वाली ट्रायंगल है, जी ऑफ टी को अगर मैं शिफ्ट कर दूं ए से ये आएगा, फिर और शिफ्ट कर दूं ये आ जाएगा, तो मतलब अगर मैं इसको शिफ्ट कर करके ऐड करता रहूं तो मेरे पास पूरा जी ऑफ टी माइनस थ्री है अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जो मेरा लैपलेस आएगा एफ ऑफ एस, वो किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ एस प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एस, जी ऑफ एस प्लस ई रेज टू पावर माइनस टू ए एस, जी ऑफ एस, ठीक है। जी ऑफ एस अगर कॉमन आ गया तो ये जीपी बन जाएगी, जो कि वन माइनस ई रेज पावर माइनस ए एस आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे लैपलेस सिर्फ इसका निकालना है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा वन बाय ई की पावर माइनस ए एस से, तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर लैपलेस, अगर मैं जी ऑफ टी में ड्रॉ करना चाहूँ सिग्नल, देखो सबसे पहले इसकी स्लोप कितनी है, वन बाय ए, ठीक है, वाई बाय चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो वन बाय ए आर ऑफ टी है, ठीक है। ए पे क्या होगा, स्लोप चेंज होगी, स्लोप वन बाय ए से जीरो होगी, तो माइनस वन बाय ए आर ऑफ टी माइनस ए। और ए पे यहाँ पे स्टेप भी तो है ना, एकदम स्टेप चेंज आया, तो माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो जी ऑफ एस किसके इक्वल आएगा, वन बाय ए इंटू वन बाय एस स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एस बाय ए एस स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एस बाय एस, ठीक है। ये आ गया मेरा जी ऑफ एस। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा एफ ऑफ एस किसके इक्वल आएगा, इसको अगर और थोड़ा लिखना चाहें सिंप्लीफाई करके, इसको मुझे करना है डिवाइड वन बाय ई की पावर ए एस से, तो बेसिकली ये आ जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस ए एस, ठीक है, डिवाइड बाय ए एस स्क्वायर, ये आ जाएगा वन माइनस ई रेज पावर माइनस ए एस, ठीक है, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, माइनस ई रेज पावर माइनस ए एस बाय एस, वन माइनस ई रेज पावर माइनस ए एस, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो वन बाय ए एस स्क्वायर माइनस ई रेज पावर माइनस ए एस बाय एस, वन माइनस ई रेज पावर माइनस ए एस, ठीक है। तो ये आना चाहिए, एक और वेरीफाई कर लेना अपना आंसर। सिमिलरली ये भी है, तो देखा जाए अगर ये चीज, इसका पीरियड फोर ए है, फोर ए के बाद रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको जी ऑफ टी मानूं इतने तक को, ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ एस जो आएगा वो जी ऑफ एस और वन ई रेस्ट पावर माइनस फोर ए एस, ठीक है, ये आना चाहिए। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ, सबसे पहले मैं अगर जी ऑफ टी लिखूं, तो पहले स्लोप कितनी है, चेंज हुई वन बाय ए आर ऑफ टी है, ठीक है। ए पे चेंज होगी उतनी ही माइनस, ताकि स्लोप जीरो हो जाए ना, आर ऑफ टी माइनस ए, फिर और माइनस होगी वन बाय ए आर की पावर टी माइनस थ्री ए, फिर मान लो स्लोप जीरो हो गया ना, इसको नहीं लेना, हमें सिर्फ ये मानना है कि इतना सी पोर्शन है इसके बाद जीरो है, ठीक है। तो प्लस वन बाय ए आर टी माइनस फोर ए, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करने जाएं, वन बाय ए एस स्क्वायर आ गया, यहाँ पे वन, यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एस आएगा, यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस थ्री एस आएगा, यहाँ पे प्लस ई रेज टू पावर माइनस फोर एस आएगा, ठीक है। तो मुझे डिवाइड करना है इससे, तभी मेरा एफ ऑफ एस आएगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, इधर मैं ई रेस्ट पावर माइनस थ्री ए एस कॉमन निकालूं, तो मेरे पास ये बनेगा वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एस, वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थ्री ए एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए एस स्क्वायर तो है ही, और वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस फोर एस ए एस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन, वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एस, वन प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एस, ये बन जाएगा वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एस, तो इसके इक्वल बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थ्री ए एस डिवाइड बाय, बस उसको लिख दो, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ये फाइंड द लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज फॉर द सर्किट शोन बिलो, टेक द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स बीटा 100 दिए, वीबी इतना दिए, वी। अब मेरे हिसाब से इसमें एक यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे हमें आर इन कैलकुलेट करनी चाहिए, ठीक है। फिर कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये आर इनपुट, तो ये प्रॉपर आर होगी टोटल, ये सी होगी, यहाँ से निकलती है, जी जितना मुझे याद है, ठीक है। तो बट पूरा याद नहीं है मुझे, और
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सारे आईसी करंट वगैरह निकालना पड़ेगा, फिर वहां से जीएम आर पाई ये सब चीजें आएंगी, तो वहां से पूरा होगा, जितना मुझे ध्यान में है। ये नेटवर्क का सवाल है, देखो। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 0.5 एंड 2.5। तो इसमें देखो क्या है, 0.5 ये है, यानी कि हमें वी एक्स फाइंड करना है और वी वाई फाइंड करना है, दो वेरिएबल फाइंड करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशन बन जाए वी एक्स और वी वाई की फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं वी एक्स की फॉर्म में, वी एक्स बाय टू आ गया। यहाँ पे वी बाय 2.5, 1/2.5 कितना आ जाएगा, तो 10/2.5, 2/5 है ना। तो 2 v बाय 5, ये चीज सही है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखो टू यहाँ पे वी एक्स बाय टू, तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 2 - वी एक्स बाय 2। ठीक है, यहाँ पे वी एक्स बाय टू आ गया, इसका मतलब यहाँ पे करंट टू ही जा रहा होगा, ऐड होगा ना दोनों। तो यहाँ से टू जा रहा था और यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो 2 - 2 वी एक्स बाय 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ पे इक्वेशन बन सकती है। एक तो अगर मान लो इस यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 वोल्ट, ये देख लेते हैं कहीं काम आएगा तो। ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से बन जाएंगी, बस ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक तो इसमें केवीएल लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, जो मेरा 12 वोल्ट आएगा वो आएगा -2 +2 वी एक्स बाय 5 प्लस वी बाई, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बन गई एक सिंपल सी। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अच्छा, पहले 14, इधर इधर 14 बना देता हूँ, 14×5 = 70, 2 वी एक्स प्लस 5 वी वाई। ठीक है, तो ये बन गई। दूसरा कहाँ पे बना है, दूसरा पूरी ही लूप में केवीएल लगा दें, ये कुछ और आसान बन रहा है। ये ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता ना, इसमें दिक्कत आएगी। तो इधर ही लगा देते हैं पूरा ऐसे। तो वी एक्स जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2 - 2 × 2 है ना, तो 4 - वी एक्स। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, फिर प्लस वी वाई बाय 5। ठीक है, फिर प्लस वी वाई, ये बन गया। इसको क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 वी एक्स = 20, 10 कर देता हूँ इसको, ये वी एक्स उधर जाएगा, प्लस 6 वी वाई, इस ऐसे आ गया। तो 10 वी एक्स - 6 वी वाई = 20। ठीक है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10 वी एक्स + 25 वी वाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 7×5 = 30, दोनों को मैं माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, तो 31 वी वाई = 330। अब ये देखो, इससे कुछ हमारा, अगर 310 आया था तो वी वाई हमारा वो आ जाता, तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना हो। मतलब पहला दिमाग में तो वही आता है, यहाँ पे 31 है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 7×5 = 35। चलो देख लेते हैं एक बार और। Vx = 4 - Vx + V/5 + Vy। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। और यहाँ पे 12 जो था वो इक्वल था -2, हाँ 1 नहीं था, ठीक है, प्लस वी वाई, 2 जाके इधर 14 हो गया, 14×5 = 70 होता है, 2 वी एक्स। ठीक है, तो यही आना चाहिए, अब तो और तो कुछ बन नहीं रहा। तो वी वाई जो आ गया मेरे पास, ये पूछा था इन्होंने, तो वो आ गया 330/31। ठीक है, और वी एक्स कहाँ से आसान आ जाएगा, वी एक्स में लगता है यहीं से आसान आ जाएगा थोड़ा। वी एक्स जो आएगा, 2 वी एक्स = 6/5 वी वाई, 6/5 330/31 +4 है ना। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 5×6 = 30, 5×6 = 66, तो 6×3 = 18, 6×3 = 18, 19 / 31 +2, और 198 + 62 = 31, 0 9 6 15 16,
260/31 ये आना चाहिए Vx। ठीक है, दोनों इस तरीके से आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सवाल है। कॉजल डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, सबसे पहले हमें एच जेड फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया, वाई एन का वाई जेड आ गया 3/4, यहाँ पे जेड इनवर्स वाई जेड आ गया, और +1/8, यहाँ पे जेड के बाद -2 YZ आ गया, और ये तो एक्स जेड है ही, तो यहाँ से YZ/XZ ही हमारा एच जेड हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 - 3/4 जेड इनवर्स +1/8, जेड के बाद -2। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अगर फैक्टर बनाओगे, ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लो ना वैसे, बट ये इस तरीके से बनेंगे डायरेक्टली अगर बताऊं मैं तो। ठीक है, 1/2 + 1/4 3/4 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया हमारा एच जेड, पहला क्वेश्चन। फिर एच एन फाइंड करना है, तो हमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 1 - 1/2 जेड इनवर्स, तो देखो जेड इनवर्स को 2 पुट करूंगा, ये 0 बन जाएगा, इसका मतलब 2 यहाँ पे पुट कर दूं तो इसका ऊपर कोफिशिएंट आ जाएगा। 2 यहाँ पुट करूंगा तो 2/4 हाफ 1 माइनस, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये चेक कर लेना। 1 - 1/4 जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स को 4 पुट करूंगा तो ये 0 बन रहा है, तो 4 पुट करूंगा तो यहाँ पे -1, ये चेक कर लो। और हमारे पास ये कॉजल है, तो मतलब राइट हैंड साइड ही है सिग्नल, तो मेरा एच एन जो आ गया वो आएगा 2 × 1/2 की पावर n u ऑफ n -1/4 की पावर n u ऑफ n। ठीक है, इसके कुल आ गया। और क्या बोला है, फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स मतलब अगर मैं एक्स जेड जो है मेरा, फिर 1/1 - जेड इनवर्स आएगा ना इनपुट, अगर यू एक्स एन जो है मेरा यू ऑफ एन है। ठीक है, ऐसा मान लो, तो मेरा वाई ऑफ जेड इसके इक्वल आ जाएगा 1 - जेड इनवर्स 1 - 1/2 जेड इनवर्स 1 - 1/4 जेड इनवर्स। ठीक है, तो इसका बस पार्शियल फ्रैक्शन करना है, 1 - जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दो 1, पुट करूंगा तो हाफ नीचे, यहाँ 1 पुट करूंगा तो हाफ इंटू 3/4, तो बेसिकली आ जाएगा 8/3। ठीक है, 1 - 1/2 जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो -1 आएगा, और यहाँ पे -हाफ आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो 1 - 1/4 जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स की वैल्यू 4 पुट करूंगा, ये 0 बन रहा है, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो -3 इंटू, है ना, -3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस का आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये ठीक किया है हमने। ठीक है, तो बस इसका ले लो जेड इनवर्स, तो मेरा एस ऑफ एन स्टेप रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, 8/3 यू ऑफ एन -2 × 1/2 की पावर n u ऑफ n +3 1/4 की पावर n u ऑफ n। ठीक है, तो ये आना चाहिए, इसको भी अपना आंसर मैच कर लेना। ये नहीं आता है, ये काफी इन्होंने लंबा चौड़ा सवाल दिया है, तो इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें एक सीक्वेंशियल सर्किट दिया है, शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, डी फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं, और 2:1 मल्टीप्लेक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोड है। अब ये बोल रहा है कि अगर लोड क्लॉक नहीं है, क्लियर 0 तो कुछ नहीं है, लोड जब 0 है, ये चीज कहाँ दी है इन्होंने, अच्छा सॉरी, ये देखो लोड 0 या 1 हो सकता है। लोड अगर 0 है, ठीक है, हम 0 सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सएल सेलेक्ट होगा, ये वाली चीज सेलेक्ट होंगी। ठीक है, एक तरह से अगर मान लो लोड 0 है, तो यहाँ पे तो एक्सएल आ जाएगा, यहाँ पे बस एक तरह से यही कनेक्शन बन जाएगा, मतलब ये वाला कनेक्शन बन रहा है अगर लोड की वैल्यू 0 है, तो बस जो Q1 है वो Q2 हो रही है क्लॉक आने पे, इस तरीके से। ठीक है, तो और अगर लोड की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो ये सिलेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, जो हमने बाहर से इनपुट कहीं दी हुई है। ठीक है,
इस तरीके से। तो अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसका सवाल एक तो ये है कि नेक्स्ट स्टेट फाइंड करो, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, जब लोड जीरो है, जीरो है तो अब क्लॉक आते ही एक्सेल चला जाएगा यहाँ पे, मतलब लोड जीरो है तो ये चीजें कनेक्टेड है ना, ऐसे क्यू नोट चला जाएगा क्यू वन में, ये इसमें चला जाएगा, ऐसे आगे करते हैं, मतलब क्यू नोट से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके में तो एक्स एल आ जाएगा जो भी होगा डेटा, तो यहाँ पे क्यू नोट आ जाएगा, यहाँ पे क्यू वन आ जाएगा, यहाँ पे क्यू टू आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो लोड वन है तो मतलब ये वाला सेलेक्ट होगा, तो ये डाटा जाएगा यहाँ पे, मतलब क्यू नोट बन जाएगा क्लॉक लेती, मतलब एक्स नोट यहाँ पे होगा अगर लोड वन है तो, और एक्स वन यहाँ पे होगा, एक्स टू यहाँ पे होगा, एक्स थ्री यहाँ पे होगा, और क्लॉक आते ही ये आउटपुट बन जाएगी, यानी कि ये एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इस तरीके से, ठीक है। तो ये टेबल बन गया हमारा, नीचे काम हो जाएगा। तो और हमें दिया क्या है बेसिकली, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0101, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले लोड क्या हुआ, ये पॉजिटिव एज है ना, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे लोड हुआ वन, लोड वन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री है वो एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री बन गया, ठीक है, जो कि 0101 है, ठीक है। तो क्यू नोट हमारा क्या आ गया, वन आ गया, क्यू टू वन आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस है तो बट, तो ये मेरा वन हो गया, ठीक है। ये मेरा जीरो ही रहा, एटलीस्ट अगले क्लॉक तक तो वन है, फिर देखते हैं क्या होता है। और ये अगले क्लॉक तक जीरो है, ये अगले क्लॉक तक वन है, ये जीरो है, ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्लॉक में लोड जीरो हो गया, लोड जीरो हो गया मतलब, और एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एक्सएल की वैल्यू जीरो है, मतलब अब क्या हो गया, एक्सएल की वैल्यू इसमें आ जाएगी, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी, ये इसमें आ जाएगी, ये इसमें आ जाएगी, है ना, तो यही चीज कहना चाह रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब क्यू नोट हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और क्यू वन में हमें क्यू नोट की वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, और ये वन हो गया, ठीक है। अगली क्लॉक पे भी लोड जीरो है, मतलब हमें ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए कि एक्सेल क्यू नोट में आता रहे, क्यू नोट क्यू वन में, क्यू वन क्यू टू में, क्यू थ्री में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो जीरो ही है एक्सेल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक, यहाँ क्लॉक उठाएगा एक्सेल की वैल्यू वन, तो यहाँ पे भी अब जीरो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे वन आ जाएगा एक बार, क्यों, क्यू वन, फिर जीरो, ठीक है, यहाँ पे जीरो, फिर वन, फिर जीरो, यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो क्यू नोट क्यू वन में आया, फिर क्यू टू में आया, फिर क्यू थ्री में आया, ऐसे वैल्यू आगे चलती हुई जा रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेल वन हो गया, तो बस ये वन हो जाएगा फिर इस क्लॉक पे, ठीक है। अब ये तो जीरो ही अभी तक, और यहाँ पे भी इसको वन ही मिला है, बाहर से वन ही आया, बट इसको अब क्यू वन मिल गया तो यहाँ पे वन हो गया ये, बट फिर दोबारा जीरो हो गया, तो इस तरीके से बस ये ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसा बनना चाहिए। बस ये सवाल ध्यान से करने वाला था, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल इन्होंने डाला। नेक्स्ट क्या है, वन फोर इज पावर वन मल्टीप्लेक्सर लॉजिक गेट्स टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि फोर इज वन मक्स है, तो एक दो तीन चार इनपुट ये होगी, दो सिलेक्ट लाइन। अब दो वेरिएबल तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे सी और डी के कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, यहाँ पे सी एंड डी कर दूं। तो इसमें मुझे लगता है क्या करना पड़ता है, पहले देखो मैं ए बी अगर करूँ तो ए बी, मुझे क्या करना पड़ेगा, सी डी ए बी, ए बी लेता हूँ इस साइड, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो। सी डी में इस साइड लेता हूँ, ठीक है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, सी डी एल एस बी है ना, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन
10 11, ठीक है, नहीं, 12 13 14 15। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक तो थ्री चाहिए, थ्री मतलब यहाँ पे वन चाहिए, थ्री और फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। और क्या चाहिए, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ए बी, हम क्या करते हैं इसमें, ए बी ऐसे, ठीक है, बी एल एस बी है, और यहाँ पे वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है। जब ए बी दोनों जीरो जीरो होंगे ये सिलेक्ट होगा, और जब ए बी दोनों जीरो जीरो हैं तब सी डी दोनों वन होने चाहिए, तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए, सी डी, ठीक है, सी डी। फिर ये हमेशा वन रहेगा, मतलब यहाँ पे हम वन लगा देंगे, ठीक है। फिर आ गया टू, ये वाला। अब इन दोनों में देखो ये क्या हो रहा है, सी और डी का एक्सोर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी और डी दोनों में से एक भी वन हो गया तो वन हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तीनों में, देखो क्या कॉमन है कि यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, सी बार डी बार प्लस सी डी, चलो देखते हैं, सी डी बार है ना। अच्छा ये और वैसा बनेगा ना कि या तो सी वन हो या डी जीरो, इस तरीके से, यहाँ पे सी या फिर डी बार, इस तरीके से ये होना चाहिए, यस, तो ये बन जाएगा, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सी डी होना चाहिए, यहाँ पे ए बी, ठीक है। तो एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो ये दिखा है, ये भी ठीक ठाक ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक ट्रायंगुलर सिग्नल दिया हुआ है, उसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको देखो, सिंक स्क्वायर वाली भी बनती है, देखो रेक्टेंगुलर का सिंक बनता है, इसका सिंक स्क्वायर बनेगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि मान लो एफ ऑफ टी है, का एफ ऑफ ओमेगा आता है, अगर मैं डी एफ ऑफ टी कर दूं डी टी, तो यहाँ पे जे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। दोबारा कर दूंगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ जे ओमेगा, ठीक है। तो अगर देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं दो बार तो क्या बनना चाहिए, तो सबसे पहले अगर करूंगा तो देखो इस तरीके से, ठीक है, कि माइनस ए बाय टू प्लस ए बाय टू, माइनस ए बाय टू से जीरो तक स्लोप कितनी है, वी नॉट, ये जो आएगा यहाँ पे वी नॉट डिवाइड बाय ए बाय टू, यानी कि इस तरीके से। फिर स्लोप चेंज हो गई, या फिर कह दूं कि मैं जीरो से ए बाय टू तक स्लोप कितनी है, तो माइनस टू वी नॉट बाई ए, ठीक है। दोबारा अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास एक इम्पल्स यहाँ पे आ जाएगी, एक मेरी नेगेटिव इम्पल्स आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, तो माइनस ए बाय टू पे प्लस ए बाय टू पे यहाँ पे आएगी ऑब्वियसली वी नॉट बाई ए टू, यहाँ पे आ जाएगी माइनस फोर, ठीक है। चेंज देखो ना यहाँ पे कितना हो गया, माइनस फोर वी ए बाय ए, यहाँ पे टू वी ए बाय ए, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा ये वाला सिग्नल बन गया, तो ये बनेगा टू वी नॉट बाई ए डेल टी प्लस ए बाय टू, ठीक है, माइनस फोर वी नॉट बाई ए डेल टी प्लस टू वी नॉट बाई ए डेल टी माइनस ए बाय टू, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा हमारा लैप्लस, बेसिकली मेरा ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ जो ओमेगा, ये किसके इक्वल आएगा, टू ओमेगा नॉट बाय टू वी नॉट बाय ए, ठीक है। और मैं कॉमन निकाल लेता हूँ इसको सारा, तो ई रेस्ट पावर ए बाय ये जे ए बाय टू ओमेगा माइनस टू ई रेस टू पावर, हाँ टू माइनस टू आ जाएगा बस, प्लस ई रेस टू पावर माइनस जे ए बाय टू ओमेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें बनना चाहिए मेरा सिंक स्क्वायर, देखते हैं, टू वी नॉट बाय ए, तो ये बनेगा मेरा कॉस ए बाय टू ओमेगा माइनस टू, ठीक है, टू, तो टू टू बाहर आ गया फोर, ठीक है। तो कॉस
इस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? जो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस टू थीटा। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस टू थीटा। तो 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो हाफ हो जाएगा, और तो देखो 4 V0/a, ये इसका हो जाएगा 2 sin a/4, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसके इक्वल आएगा। तो अभी हमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम 4 V0/a इंटू 2 sin स्क्वायर 4/a ओमेगा, तो मैं करूँगा 4/a ओमेगा इंटू 4/a ओमेगा का स्क्वायर चाहिए ना मुझे। तो नहीं, उल्टा कर दिया, a/4 है, a/4 ओमेगा। ठीक है, तो a/4 ओमेगा का स्क्वायर इंटू a/4 ओमेगा का स्क्वायर। स्क्वायर होना चाहिए, ओमेगा कहीं ना कहीं मिस कर दिया शायद, मुझे लगता है। अच्छा, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा ना। ठीक 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 ठीक। तो a² 4² ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? -ओमेगा स्क्वायर एफ जी ओमेगा के। तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक माइनस का भी पंगा है अभी भी। अच्छा, माइनस आना चाहिए, कोस 2 थीटा -1 है, तो एक माइनस भी आएगा। तो माइनस माइनस भी कैंसिल होगा। और क्या कैंसिल होगा? 4 का स्क्वायर ये कैंसिल होगा, ए यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 कैंसिल होगा यहाँ से। तो मेरा बेसिकली a/2 sin a/4 ओमेगा डिवाइड बाई a/4 ओमेगा का होल स्क्वायर इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये बनना चाहिए। अब इसमें चेक कर लो, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, इसका डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्टकट मिल जाएगा, तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो तरीका बता दिया अगर पेपर में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें चाहिए लैपलेस इनवर्स ऑफ F1 F2s बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन। देखो कॉन्वोल्यूशन से करना है। बेसिकली जो मेरा F1s F2s है, वो किसके इक्वल आएगा? S अपॉन, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि F1t का कॉन्वोल्यूशन F2t के साथ करूंगा, तब मेरा जाके F1s F2s आएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा f(1) क्या है? S/(s+1) का लैपलेस इनवर्स। तो ये बेसिकली 1 - s/1 है, तो इसका लैपलेस इनवर्स आएगा del t माइनस e⁻t u(t). ठीक है, उसी तरह f(2) क्या है? cos t u(t). तो जो मेरा, मान लो सपोज करो कि ये ft के इक्वल है, तो f(t) किसके इक्वल आएगा? दोनों का कॉन्वोल्यूशन, यानी कि -∞ to ∞ f1, क्या करें, f1 t माइनस टाउ इंटू f2 टाउ डी टाउ। ठीक है, तो बेसिकली यह आ जाएगा -∞ से इनफाइनाइट डेल टी माइनस टाउ माइनस e⁻t−t−टाउ u(t−टाउ) का मल्टीप्लिकेशन कॉस ऑफ टाउ u(टाउ) से। ठीक है, डी टाउ। सबसे पहले अगर इन दोनों को करूंगा, बेसिकली अगर इसमें नाम ही लिखता है डायरेक्टली, इसको इसको कन्वर्शन कर दो, तो cos ऑफ टी u ऑफ टी आएगा। तो ये बेसिकली cos ऑफ टी u ऑफ टी आएगा। ठीक है, यानी कि टाउ के लिए यहाँ पे टी पुट कर दो, जहाँ पे ये 0 बन रहा है, टाउ इज इक्वल टू टी, टी यहाँ पुट कर दो, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, और इंटीग्रेशन भी है। यहाँ दिक्कत आएगी, माइनस e⁻t−t−टाउ u ऑफ t−टाउ, साथ में क्या है? cos ऑफ टाउ u ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, टाउ। अब देखो ये u ऑफ टाउ कहाँ बना होगा? टाउ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब टाउ की लिमिट है ना ये। और u ऑफ t−टाउ ये कहाँ पे बना होगा? जब t−टाउ ग्रेटर देन 0 होगा और टाउ लेस देन t होगा, तो ये हट के लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से t। अगर t पॉजिटिव है तो, है ना, ऑब्वियसली ये भी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये भी, तो इसका कॉन्वोल्यूशन भी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे t ग्रेटर देन 0 है, तभी ये पॉसिबल है, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, वो होगा, देखो जो ये इंटीग्रेशन है वो टाउ के रिस्पेक्ट में है, टाउ वेरिएबल है, तो मैं e⁻t तो कांस्टेंट बाहर ही निकाल सकता हूँ, ये e⁻ टाउ रह गया, cos टाउ
डी टाउ, इतना रह गया। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ई रेज टू पावर, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसको वही आइलेट मेथड से बाय पार्ट्स करके आ जाएगा, या फिर कोस ऑफ टाउ को ई रेज टू पावर में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से टी के बीच में। ठीक है, अगला सवाल है, ये भी आसान है। देखो, इन्वर्टिंग ओप एम्प दिया है, हमें इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो हमारा वी नॉट आए वो -V1 -4V2 के इक्वल आए। ठीक है, तो इस तरीके से आना चाहिए। अगर हम बात करें, देखो जो मेरा वी आउटपुट आएगा वो -RF/R1 P1 आएगा, -RF/R2 क्या आएगा, V2 आएगा। तो यहाँ से हमें RF इक्वल टू R1 आ गया और RF इक्वल टू 4R2 आ गया। ठीक है, ये चीज तुम्हारी बन गई। ये अब करना पड़ेगा यहाँ पे केवीएल वगैरह लगा के, केसीएल लगा के कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे 0 वोल्ट है वर्चुअल ग्राउंड के चक्कर में, तो यहाँ से ये रिलेशन बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या दी थी इन्होंने, कि बोल दी कि मैक्सिमम आउटपुट 4 वोल्ट है अगर, तो मेरा फीडबैक करंट 1 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से आर एफ की कंडीशन आ गई, तो मेरा आर एफ जो है वी इजिकल टू आई आर, आई जो मेरा लेस देन होना चाहिए 1 मिली एम्पियर के। ठीक है, इससे एक्सीड ना करे, तो मेरा इक्वल टू कर दिया मैंने, V अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी कितना 1 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये 1 मिली एम्पियर, तो ये 4K के इक्वल आ गया। तो 4K से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। ठीक है, ये सही है 4K। ठीक है, तो बस यहाँ पे चेक कर लो कि मेरा R1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4K हो, R2 भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1K हो। ठीक है, तो कोई भी इन्होंने बोला ना कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आर, ये वैल्यूज है, फिर कोई वैल्यू लिख दो कि इस वैल्यू के लिए ये चीजें क्या होगी, वैलिड होंगी। ठीक है, अगर हम RF 8 ले लें, R1 8 ले लें और R2 2 ले लें, ठीक है, तब इसके लिए वैलिड है कि एक तो V आउटपुट हमारा इस रेंज में आ रहा है, दूसरी चीज क्या है कि आर जो मेरा करंट है वो 1 मिली एम्पियर से कम ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फॉर द सर्किट शोन बिलो अर्ली वोल्टेज VA इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बीटा इज इक्वल टू 100, द रिवर्स सैचुरेशन करंट इफ द कलेक्टर करंट ऑफ Q1 इज इक्वल टू 0.5। इसमें देखो ये फॉर्मूला लगता है कि कलेक्टर करंट इज इक्वल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट ई रेज़ टू पावर माइनस वी बी ई बाई वी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है, आईसी हमें पता है, वीबी हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0.7 ले लिया, वीटी हमें पता ही होता है कि 26 मिली वोल्ट या फिर 25.9। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है तो कोई भी ले सकते हो। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, आईसी हमें गिवन है 0.5 मिली एम्पियर। सबसे पहले हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं बेस की साइड। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2.5 डिवाइड होएगा वोल्टेज 30 और 80 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 7.5 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 0.8 9 72 3 8 या 24 60 56 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.9375 और रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 50 × 30/80। ठीक है, तो 150/8, 8 कम 8, 70 8 64 60 इस तरीके से ना, 18.75। ठीक है, फिर वही सब चीजें लग जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें आईसी तो दिया हुआ है, आईसी की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर, तो यहाँ से मेरे पास आई बी आ जाएगा। आई बी अगर आ गया तो मेरे पास इजीली वी बी आ जाएगी। वी बी किसके इक्वल आ जाएगी, 0.9375 माइनस आई बी इंटू 18.75। ठीक है, तो निकाल सकते हैं ये तो वैसे। आई बी मेरा कितने मिली एम्पियर आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 100, उसको बाद में कर देता हूँ, इंटू 18.75 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 0.9375, तो 0.9375 माइनस 0.0937, तो मेरा जो वीबी आ रहा है वो 0.84375 आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो मेरे पास आईसी की वैल्यू है, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है क्यू इज
बायस एट एज ऑफ सेचुरेशन। एज ऑफ सेचुरेशन यानी कि यहाँ पे 0.2 वोल्ट मोस्टली लेते हैं ना, वीसीई, वीसीई सेचुरेशन पे 0.2 वोल्ट लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आईसी जो आएगा वो चेंज आ जाएगा 2.5 और -0.5, 2.3/3। ठीक है, तो सेम चीज करनी है दोबारा। तो आईसी इतना है, आईबी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी अगर करना चाहें तब वीबी कितना आएगा, तो वीबी मुझे लगता है ज्यादा आना चाहिए, 3/3 डिवाइड बाय 100 इंटू 18.75। ठीक है, -0.9375। तब कम आ रहा है वीबी। अच्छा, तब हो सकता है रिवर्स सैचुरेशन करंट कम आए। ठीक है। ठीक है, तो दूसरी उस केस के लिए कम आना चाहिए, तो ये है मेरे हिसाब से, इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डिजिटल का है, तो देखते हैं कि इन्होंने बोला एक सर्किट दिया हमें। कंसीडर द कंट्रोल सर्किटरी ऑफ ए मशीन कॉपियर विद 4 switches as shown below. These switches are at various points along the path of machine. Each switch is normally open and closes only when the paper passes over it. कुछ तो है। लेट द रिस्ट्रिक्शन दैट स्विच 1 एंड स्विच 4 कैन नॉट बी क्लोज साइमल्टेनियसली। 1 और 4 हम कभी भी एक साथ बंद नहीं कर सकते। और यूज द कर्नल के मैप टू डिजाइन द लॉजिक सर्किट दैट प्रोड्यूस हाई वोल्टेज व्हेनेवर 2 और मोर स्विचेस आर क्लोज एट द सेम टाइम। ठीक है, 1 आना चाहिए यहाँ पे जब दो या दो से ज्यादा स्विच एक साथ क्लोज हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मान लो कि ए बी सी डी है। स्विच अगर ओपन है तो ए पे 1 आएगा क्योंकि 5 वोल्ट का। स्विच अगर क्लोज है तो ए पे 0 आएगा। सिमिलरली बी सी डी जो भी है। तो ये देखो, इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी, 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा मुझे लगता है। कितने नंबर का सवाल है, 20 नंबर का, तो टेबल टेबल बना दोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो काम करते हैं। चलो मैं थोड़ा सी बनाता हूँ आउटपुट। अब देखो, जीरो का मतलब क्या है, सारी जीरो का मतलब है कि चारों ही स्विच बंद है। सबसे पहले देखो, ए और डी, इस पे एक साथ जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ हम क्लोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो डोंट केयर कंडीशन आ गई, ये कंडीशन हम करते ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये आ गया, ऐसे ये आ गई, जैसे ये आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा और हम बना लेते हैं। 7 आ गया, 8, 9। ठीक है, और जहां पे मान लो 3 जीरो है, ए बी सी तीनों बंद है, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ 2 जीरो, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे ए और सी जीरो, मतलब स्विच दो बंद है। दो या दो से ज्यादा जीरो आने चाहिए ना बेसिकली, और ए और डी पे एक साथ जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ पे बी, ए और डी साथ में बंद नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो के मैप अगर मैं डायरेक्टली बनाना चाहूँ तो देखता हूँ बना के। ए बी सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। जीरो का मतलब है स्विच क्लोज है, 1 का मतलब है ओपन है। तो ये पॉसिबल नहीं है जहां पे ए और डी दोनों जीरो आ रही हैं, मतलब ये और ये पॉसिबल नहीं है ना, डोंट केयर। तो अब देखो बाकी जगह ए बी जीरो है, डी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे 1 1 आ गया। यहाँ पे ए, इसमें ए और सी जीरो है, यहाँ नहीं कुछ पॉसिबल। और यहाँ सी और डी दोनों जीरो हैं, 1। सी डी और बी जीरो है तो 1। यहाँ पे क्या हो गया, नहीं कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ पे बी और सी जीरो है तो 1 आ गया, यहाँ बी और डी जीरो है तो 1 आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बस ये बनता है। अब इसका अगर हम बनाना चाहें तो एक तो ये बन गया मेरे हिसाब से, 1 कवर हो गए, एक ये। ठीक है, तो यानी कि ए बार बी बार प्लस सी बार डी बार, है ना, वही चीज बन गई। ए और बी दोनों साथ में जीरो हैं, सी और डी दोनों साथ में जीरो हैं। फिर एक ये बनेगा, ए और सी बन जाएगा, ए बार सी बार बन जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा वन रहेगा, ये वन रहेगा। इसको अगर मैं ऐसा करना चाहूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली बनेगा बी बार सी बार। ठीक है, क्या बच गया, ए बी के साथ बन गया, ए सी के साथ बन गया, ए डी के साथ बनेगा ही नहीं। बी सी के साथ बन गया, बी डी के साथ। तो बेसिकली ये वाला बन गया, प्लस
बी डी बार, ठीक है। बस ए बार डी बार बनेगा नहीं, क्योंकि स्विच 1 और 4 कभी एक साथ क्लोज होगी नहीं, तो ये बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 है, मतलब स्विच हमारी क्लोज है, ठीक है। ए बी सी डी जो भी है, ठीक है। और ए का मतलब 1 है, मतलब स्विच हमारी ओपन है, ठीक है। ये सब अच्छे से मेंशन कर सकते हो, तो ये चीज बन जाएगी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें टू पोर्ट नेटवर्क का दिया है। एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर गिवन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मिसिंग डाटा, पहले जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर फाइंड करने हैं और मिसिंग डाटा फाइंड करना है। देखो सबसे पहले, अगर जेड पैरामीटर को हमें वी वन इज इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू, ठीक है। वी टू इज इक्वल टू जेड टू वन आई वन प्लस जेड टू टू आई टू, ठीक है। तो देखो पहला, अगर पहला डाटा मैं पुट करूंगा, इसी तरह वाई पैरामीटर में भी इक्वेशंस बन जाएंगे। वी वन मेरा 100 है, इज इक्वल टू 5Z11 माइनस 30Z12, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले V1 सेकंड का पुट करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा 50 आ जाएगा, -20Z11, ठीक है। और -5Z12, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके मेरा Z11 Z12 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये वाली इक्वेशन पहली दो एक्सपेरिमेंट के लिए पुट करना चाहूँ, तो 50 इज इक्वल टू 5Z21 माइनस 30Z22, ठीक है। 100 इज इक्वल टू -20Z21 -5Z22। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास Z21 Z22 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ कि Z पैरामीटर्स आ जाएंगे, Y पैरामीटर्स किसके को आता है, आई थिंक Z इनवर्स के डायरेक्टली होता है ना। ये चेक करना, मुझे लगता है Z इनवर्स ही होता है डायरेक्टली, कोई कांस्टेंट वगैरह मल्टीप्लाई नहीं होता। तो यहाँ से Y और Z पैरामीटर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। फिर फिल में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो पहले वाले केस में क्या है कि V2 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक कर लो, मेरे पास ये सारे कांस्टेंट आ चुके हैं। V2 मेरा 0 है, V1 मुझे पता है, ठीक है। ये हो गए हमारे कांस्टेंट। I1 I2 की फॉर्म में दो इक्वेशन बन गई हैं, ठीक है। फिर सेकंड केस में क्या है, I1 दिया है, I2 0 है, तो अगर मैं इसी में करूं तो ये तो चीज खत्म होगी, ठीक है। I1 दिया हुआ है और ये हमें कांस्टेंट निकाल ही चुके हैं, तो वहां से V1 V2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सवाल हो जाएगा। आगे ये देखो, हमारे कम्युनिकेशन का सवाल है, सिग्नल एक्स ऑफ टी डिस्क्राइब्ड एज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5/2 cos 160 1000 πt 7 × 170 1000 πt 1/2 180 πt, ठीक है। तो रेशियो पी एस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, पी एस बाई पी सी, पी एस साइड बैंड में पावर, पी सी कैरियर में पावर। देखो यहाँ से दिख रहा है ये 170 है, 170 प्लस 10 है, ये 170 माइनस 10 है, तो ये कैरियर हो गया, ये साइड बैंड हो गया। तो कैरियर की पावर कितनी होगी, पीसी की 7² बाय 2, यानी कि 49/2। और साइड बैंड की पावर, इसकी पावर प्लस इसकी पावर, तो दोनों की पावर सेम है, तो डबल हो जाएगी, डबल 5/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो टू टू कैंसिल हो गया, तो 25/4 आ गई साइड बैंड पावर। तो दोनों की रेशो पी एस बाई पी सी किसके इक्वल आ गई, 25/4 तो ये आ गया 2, तो 25/98, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या पूछा उन्होंने, पावर एफिशिएंसी। पावर एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, साइड बैंड में पावर अपॉन टोटल पावर, ठीक है। तो ये 1 प्लस पीसी बाय पीएस, तो पीसी प्लस पीएस कितना, 98 डिवाइड बाय 25, तो यहाँ से आ जाएगा, तो 25/123 इंटू 100 पावर एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 2 मिनट में।
ठीक है, ये ईएमएफ की ट्रांसमिशन लाइन का सवाल है। इन्होंने बोला व्हेन ए ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 50 ओम इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो कैसा बना दें, चलो ऐसे बना दो, चलो 50 ओम है और ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब ZL 0 है। तब क्या बोला है, वोल्टेज मिनिमा और फाउंड टी बी 25 सेंटीमीटर अपार्ट इफ शॉर्ट सर्किट इज रिप्लेस बाय अननोन लोड रेजिस्टेंस। तो अननोन लोड रेजिस्टेंस हमारे पास ZL, तब क्या हो जाएगा, मिनिमा 8 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा लोड के। सबसे पहले मान लो कि 25, एक तो देखो जब ये है Z0 तो तब यहाँ पे भी मिनिमा ही आएगा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे। फिर इसके बाद 8 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 13 सेंटीमीटर पर आ जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो ये दो केस है। सबसे पहले देखो इस केस में टाउ किसके इक्वल आएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट टाउ इज इक्वल टू ZL माइनस Z0 बाय ZL प्लस Z0, तो मतलब टाउ -1 आएगा। ठीक है, -1 इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब यहाँ मिनिमा। अगर आपको ये सर्कल वाला कंसेप्ट पढ़ा है कि यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम कैसे देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे मिनिमा होता है, फिर जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं लोड से, तो इसका मतलब इस सर्कल पे ऐसे घूमता है हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे है ये वाला पॉइंट ए, वो यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखा जाए मिनिमा है और अगला मिनिमा कितना है, 25 सेंटीमीटर दूर है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो पूरा एंगल है यानी कि 360 डिग्री है, जो कि मेरा λ/2 लिखते हैं हम मोस्टली, λ/2 ही लिखते हैं। ये दो मिनिमा के बीच में डिफरेंस λ/2, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस λ/4, तो ये रहा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या हो गया सेकंड केस में कि मेरा मिनिमम 13 सेंटीमीटर दूर है। अगर मान लो ये पूरा सर्कल 25 सेंटीमीटर का है, तो हाफ सर्कल कितना हो गया, अपना इसको मैं साफ साफ बनाता थोड़ा। ठीक है, मान लो यहाँ पे मिनिमा है जो कि है यहाँ पे डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, अब ये बताओ दो मिनिमा के बीच में डिफरेंस है 25 सेंटीमीटर, और तो मिनिमम मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस होगा 25/2 यानी कि 12.5। तो यहाँ पे 12.5 ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। इसका मतलब क्या है कि 0.5 सेंटीमीटर दूर मेरे लोड से मैक्सिमा है। तो ये अगर इस सर्कल पे मुझे मूव करना है, ये मिनिमा ये मैक्सिमा। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर जाते ही मेरे पास पहले मैक्सिमा आएगा, इसका मतलब मेरा जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है यहाँ पे है, इसके कुछ थीटा होगा। ठीक है, अभी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अब जो 25 सेंटीमीटर है इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री। तो हाफ की चेक कर लेते हैं, 1 की कितनी है, 360 डिवाइड बाई 25, और हाफ की 1/2 कर दो। ठीक है, तो 360 मतलब 180 डिवाइड बाई 25, तो बेसिकली आ जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5×3 = 36 आ जाएगा। तो बेसिकली 7.2 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये अगर जिसको ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है सर्कल पे कैसे देखते हैं तो उसको समझ आ रहा होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता बाकी को थोड़ा आएगा अगर डायरेक्टली फॉर्मूले से कर रहे होगे। ठीक है, अगर उससे भी हो जाए तो अच्छा है, कोई बुराई तो नहीं है। फिर ये टाउ का एंगल आ गया, अब टाउ की वैल्यू क्या होगी देखो, अपना मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है वो होती है 1 + मोड टाउ मोड 1 - मोड ऑफ टाउ इज इक्वल टू 4 है। तो मेरा टाउ जो आ जाएगा वो मेरे साथ 4+1 4-1 इस तरीके से। तो 4-1 3/5 आना चाहिए। ठीक है, तो 3/5 1.6 इस तरीके से। तो मेरा टाउ जो आ गया वो 3/5 ∠7.2, जो कि इक्वल होता है ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0 के। ZL मेरे पास Z0 मेरे पास 50 है, तो यहाँ पे थोड़ा बस कैलकुलेशन का दिक्कत आएगा क्योंकि एंगल 7.2 है, तो इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ZL आ जाएगा। Next, in the series RLC circuit shown in the figure, the capacitor has an initial charge Q नोट। ठीक है, इसका मतलब Q नोट इनिशियल चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रो कूलम अपॉन 200 माइक्रोफेड। तो ये कट के ऊपर 1000 आ गया, और ये 5 वोल्ट है। ठीक है, इसके क्रॉस शुरू में। फिर क्या हुआ,
पहले स्विच ऐसे कनेक्ट था, फिर हमने ऐसे कर दिया, तो हमें आई नोट फाइंड करना है इनिशियल पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आई नोट जीरो किसके इक्वल था, तो पहले सर्किट चल रहा था, ये शॉर्ट सर्किट था, तो इसमें इनिशियल करंट आई एल जीरो जितना था 2 एम्पियर। तो इसका मैं लैप्लस ले लेता हूँ स्विच कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट रिप्लेस करूंगा इससे, 5 ये होगा 0.1 s, ये आ जाएगा -1 माइनस एल इंटू आई एल जीरो, तो 0.2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस पे इनिशियल चार्ज कितना है, वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो ये होगा चेंज इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 1/CS, 1/CS, 1/CS यानी कि 1/CS यानी 10⁻6/200। तो तीन तो ऐसी कट जाएंगे, 5,000 कुछ आएगा, 5,000/S आएगा। ठीक है, 5,000/S। ठीक है, फिर प्लस माइनस ये आ जाएगा V, वोल्टेज इसके ऊपर 5/S। ठीक है, ये आना चाहिए। ये आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे I करूँ, अब IS, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ से करता हूँ, 5 + 0.1 S प्लस 5,000/S इंटू I(S) -0.2 प्लस 5/S इज इक्वल टू 0। तो जो मेरा I(S) आएगा, अगर मैं S से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 0.1 S² प्लस 5S प्लस 5,000। ठीक है, I(S) -0.4 प्लस 5 -0.2S। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 0.2S -5 / 0.1 S² प्लस 5S प्लस 5,000। ठीक है, ये आ जाएगा I(S). अब इनिशियल कंडीशन लगानी है, इसका मतलब क्या है, मुझे आई ऑफ जीरो पॉजिटिव चाहिए ना, तो मेरा रहेगा लिमिट S टेंस टू इन्फिनिटी S इंटू I(S). ठीक है, तो यहाँ से 2 आ रहा है आंसर, तो पहले भी 2 ही था। तो 10 नंबर का सवाल है, पहले नहीं ऐसा मतलब, मुझे लगता है जरूरी नहीं कि वैसा ही आएगा हमेशा, क्योंकि ये आया 0.2 इससे और इससे। आई थिंक हो सकता है कि सेम आ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना कंसेप्ट, कि जितना हमें आई एल जीरो इसके इक्वल ही आएगा हमेशा के लिए, अगर क्योंकि कैपेसिटर भी ऐड हुआ है। ठीक है, इसके बाद कौन सा कर सकते हैं, ये करने मतलब ये मैं देख के करवा देता हूँ थोड़ा। इन्होंने बोला है कि टू स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट पॉइजन रैंडम वेरिएबल x1 x2 जो हैं विद रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स λ1 λ2 आर एडेड टू फॉर्म y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं और y x1 प्लस x2 है, और y का हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, शो करना है कि इसका पैरामीटर λ1 प्लस λ2 होगा। तो जब इंडिपेंडेंट होता है ना कि y इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो y जो आ जाएगा दोनों का कॉन्वोल्यूशन आता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं थोड़ा। तो बेसिकली अगर x1 है, ये किसके इक्वल आएगा, ये तो मुझे याद अभी क्या किया था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ई रेस्ट लैम्डा 1 ई रेस्ट पावर माइनस λ1 अपॉन x1, ऐसा देखते हैं। λ1, इसमें वेरिएबल जो आता है ना, ऐसा कुछ आता है, एक मिनट, एन, x1 n इज इक्वल टू λ1 की पावर n e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, और x2 n जो आएगा वो λ2 की पावर n e रेस्ट पावर माइनस λ1 λ2 की पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आना चाहिए। अब y जो आएगा इन दोनों का,
कॉन्वोल्यूशन आएगा, यानी कि कॉन्वोल्यूशन के इसके इक्वल आएगा के माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1 के x2 n माइनस के। ठीक है, तो इसके इक्वल आएगा। अब देखो x1 के यानी कि λ1 की पावर के e रेज टू पावर माइनस λ1 अपॉन के फैक्टोरियल समीशन के की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। ठीक है, हम्म, अच्छा, अब ये चीज जो है, ये n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए ना इसके अंदर। तो यहाँ से लिमिट भी चेंज हो जाएगी 0 से n, जैसे हमने वो कॉन्वोल्यूशन में 0 से t किया वैसे ही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, λ1 n माइनस के λ2 e रेज टू पावर माइनस λ2 अपॉन n माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू 0 से n है। यहाँ पे अगर k का वेरिएबल कौन कौन सा है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, n k n माइनस के की वैल्यू मुझे 0 से n तक पुट करनी है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं इसको बाहर ले जाऊँ ना, e रेज टू पावर माइनस λ1 प्लस λ2 को बाहर ले गया। और क्या किया, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, इंटू n फैक्टोरियल किया और बाहर n फैक्टोरियल ले लिया। तो समीशन आ गया 0 से n फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये k फैक्टोरियल, ये आ गया n माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे आएगा λ1 के λ2 n माइनस के। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ गया, समीशन 0 टू n n c के λ1 की पावर के λ2 की पावर n माइनस के। तो ये बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ये λ1 प्लस λ2 की पावर n। ठीक है, तो ये बेसिकली बन चुका है।